हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मुस्लिम लॉ के सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि आपके यूपी एचजीएस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के पीटी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एमपी का जो डीएलओ का एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कोई भी एग्जाम जिसमें फैमिली लॉ आपके सिलेबस में है, मुस्लिम लॉ वहां सिलेबस में है, तो ये टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, और इस सेकंड पार्ट में जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कितने तरह की मैरिजेस होती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप लोग ने हिंदू लॉ में, जब भी आप लोग हिंदू लॉ पढ़ते हो तो आपने वहां पर 3 कैटेगरी देखी होगी, सेम कैटेगरी यहाँ भी है। एक मैरिज होती है वैलिड, हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 5(7) के अकॉर्डेंस है, वैलिड मैरिज होती है। बिल्कुल मुस्लिम लॉ में भी एक मैरिज वैलिड होती है। दूसरी एक मैरिज होती है, आपने हिंदूज में देखा होगा, वॉइड, जो प्रोहिबिटेड डिग्री या तो फिर सपिंडाज में होगी, वो प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडाज की मैरिज वॉइड होगी। और तीसरी एक मैरिज होती है वॉइडेबल। ये मैं क्यों बोल रही हूँ हिंदू लॉ, क्यों? ताकि आपको ऐसा ना लगे इसमें कुछ नया है। सो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड मैरिज होती है, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी एक मैरिज वैलिड होती है। जो मैरिज वैलिड होती है उस मैरिज को बोलते हैं सही। कितना आसान है, जो सही है सही है। दूसरा वॉइड, वॉइड को बोलते हैं बातिल। तो अगर कहीं भी आपको पता है कि ये मैरिज वॉइड है, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन सी मैरिजेस वॉइड होती हैं? वो मैरिज वॉइड होगी जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में की जाती है, वो मैरिज वॉइड होती है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। और इस वॉइड मैरिज को बोलते हैं बातिल। क्या बोलते हैं? बातिल। ये होता क्या है? कॉन्सेन्युटी, फॉस्ट्रेज और एफिनिटी, 3 पॉइंट्स होते हैं। कॉन्सेन्युटी, एफिनिटी एंड थर्ड होता है फॉस्ट्रेज। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस मैरिज को क्या बनाते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ में वॉइड बनाते हैं। तो चाहे आप शिया हो या सुन्नी हो, मैरिज वॉइड ही होगी। मतलब आपने बिल्कुल ब्लड रिलेशन में कर लिया है, रियल सिस्टर ब्रदर में कर लिया है, मैरिज के कुछ प्रोहिबिशन है, एफिनिटी में फॉस्ट्रेज है, जिस माँ ने दूध पिलाया है बच्चे को, तो वो प्रोहिबिशन। तो ये प्रोहिबिशन आई थिंक आप लोगों को आते होंगे। तो ये 3 प्रोहिबिशन में मैरिज होगी तो वॉइड होगी। और थर्ड होती है वॉइडेबल, जो कि सुन्नीज में है, शियाज में नहीं होती है वॉइडेबल मैरिज। ये वॉइडेबल मैरिज एक्चुअली इररेगुलर मैरिज होती है। क्या होती है? इररेगुलर। और इस इररेगुलर मैरिज के लिए जो टर्म है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इसको बोलते हैं फासिद। एक फसाद है एक तरीका का। ये इररेगुलर मैरिज है, ना तो ये पूरी तरीके से वैलिड होती है और ना वॉइड होती है। अगर वॉइड होगी तो आप इसको वैलिड नहीं बना सकते, और वैलिड है तो वैलिड भी नहीं है। ये बल्कि क्या होती है? इररेगुलर होती है। जिस रीजन की वजह से ये इररेगुलर होती है, अगर वो रीजन सीज कर जाए, वो रिमूव हो जाए, तो इसकी इरेगुलरिटी रिमूव हो जाती है और ये वॉइडेबल से वापस क्या बन जाती है? वैलिड बन जाती है। तो ये 3 कैटेगरी है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ठीक है, निकाह मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को समझाया है। एक मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया था, तो आप लोग चाहो तो, अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आज हम में वीडियो में डिस्कस करेंगे तलाक, तलाक की कैटेगरी। सो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको हम थोड़ा जल्दी ही करेंगे। देखिए, तलाक के कई कैटेगरी मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको तलाक उल सुन्नत। जब तलाक उल सुन्नत की बात करेंगे तो इसको फर्दर आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिएगा। तलाक उल सुन्नत जो है वो मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म है, मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म है। इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ, अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के सोर्सेस की बात करेंगे तो प्राइमरी सोर्स में सबसे पहले आपका कुरान आता है। ठीक है, तो कुरान से अप्रूव्ड फॉर्म है ये डाइवोर्स का, तलाक उल सुन्नत। तलाक उल सुन्नत की फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं, तलाक हसन एंड तलाक अहसन। तलाक अहसन और दूसरा होता है तलाक हसन। ये दोनों ही अप्रूव्ड हैं तलाक उल सुन्नत। क्यों? क्योंकि ये क्यों अप्रूव्ड है? इनको सबसे अच्छा माना जाता है। पीटी में अगर आएगा बहुत सारे तलाक लिखे हुए, तलाक उल विद्दत तो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है शायरा बानो के जजमेंट से। तलाक उल सुन्नत मोस्ट अप्रूव्ड है। क्यों है? क्योंकि इसमें रेवोकेशन के चांसेस होते हैं, इसमें रेवोकेशन के चांस होते हैं।
तलाक पूरे होने से पहले ही हस्बैंड यहाँ इसको रिवोक कर सकता है। ओके, और इन दोनों में से भी अगर हम देखें अहसन और हसन में, तो सबसे अच्छी अहसन है। क्यों? क्योंकि जो तलाक टर्म है यहाँ पर हस्बैंड केवल एक बार तलाक बोलता है, मींस उसने इस डेट को फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट है। ओके, ये फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट है, पहली बार इसने बोला तलाक। जिस दिन हस्बैंड तलाक बोल देगा, वाइफ उसी दिन से इद्दत ऑब्जर्व करने लगेगी। ओके, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट कर दिया तुहर पीरियड में, और ये प्रोनाउंसमेंट होता है तुहर पीरियड में। तुहर पीरियड में प्रोनाउंसमेंट होगा, पहली बार उसने प्रोनाउंसमेंट कर दिया, और पहली बार करने के बाद सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ, अगर तीनों मंथ में कॉन्जुगल रिलेशंस स्टार्ट नहीं होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड तुहर, जैसे ही ये थर्ड तुहर पीरियड कंप्लीट होता है, तलाक बिकम्स फाइनल। ये तलाक फाइनल हो जाती है। अब इसमें किस चीज पर गौर करना है? गौर इस बात पर करना है, तलाक के हसन में हस्बैंड केवल एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है, ओनली वन टाइम। केवल एक बार तलाक का प्रोनाउंसमेंट होगा, दूसरी बार में आपको प्रोनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कॉन्जुगल रिलेशंस फिर भी स्टैब्लिश नहीं करे वाइफ के साथ में, तीसरी तुहर पीरियड में भी अगर आपने स्टैब्लिश नहीं किया, तो तीसरे पीरियड के बाद ऑटोमेटिक ये तलाक इररिवोकेबल हो जाएगी। अब इसमें चांसेस क्या है? चांसेस ये हैं कि पहली बार आपने तलाक बोल दिया, लेकिन दूसरे मंथ आकर अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्जुगल रिलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, या तो फिर हस्बैंड एक्सप्रेसली बोल देता है, रिवोक कर देता है तलाक को। दो तरीके से तलाक रिवोक होती है यहाँ पर, या तो हस्बैंड ने डायरेक्टली रिवोक कर दिया तो, या तो फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है तो ये दो तरीके हैं कि अगर 3 महीने से बीच का ये जो बीच का समय है, अगर ये जो पीरियड है फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट करने के बाद, इस बीच के पीरियड में या तो आप डिक्लेरेशन के थ्रू रिवोक कर दीजिए, और या तो अपने कंडक्ट के थ्रू रिवोक कर दीजिए, तो यहाँ पर रिवोकेशन पॉसिबल होता है, तो मैरिज बचने के यहाँ पर चांसेस होते हैं। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा अप्रूव माना जाता है हसन। देन आता है हसन, ये भी तलाकुल सुन्नत का ही पार्ट है हसन, और हसन भी काफी अच्छा तलाक माना जाता है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। रीजन क्या है? यहां पर भी देखिए फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट किया, यहां पर क्या है, पहले तुहर में हस्बैंड ने बोल दिया तलाक, सेकंड तुहर में उसको दोबारा बोलना पड़ता है तलाक, और थर्ड तुहर पीरियड में नेक्स्ट मंथ उसको फिर बोलना होगा तलाक। तो इसको थोड़ा कम अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि जो तलाक बहुत अच्छा शब्द नहीं माना गया है, तो तलाक जैसे इवल टर्म को आपको 3 टाइम प्रोनाउंस करना पड़ता है, बस इसमें इतनी दिक्कत है। और यहां पर क्या है, केवल वन टाइम प्रोनाउंसमेंट होता है, तो उसको पीछे में प्लीज ध्यान रखिएगा। इसका भी रेवोकेशन कैसे हो सकता है? अगर हस्बैंड ने सेकेंड तुहर पीरियड में तलाक नहीं बोला तो तलाक रिवोक हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ में कॉन्जुगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया इस बीच में, तो तलाक रिवोक हो जाएगी, या आपने पब्लिक डिक्लेरेशन के थ्रू रिवोक कर दिया। क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, हर तुहर पीरियड में आप तलाक बोलिए और साथ में हस्बैंड वाइफ के बीच कॉन्जुगल रिलेशंस ना हो। सेम इसमें भी है, इसमें यह है कि पहली बार तलाक बोल दिया और फिर 3 महीने तक कॉन्जुगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश ना हो। तो इन दोनों में क्या, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच कॉन्जुगल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं, देन डेफिनेटली ये तलाक रिवोक हो जाती है। तो तलाक ए हसन और तलाक ए हसन यहाँ पर आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, और जैसे ही ये तलाक कंप्लीट होती है तुहर पीरियड होने के बाद, फिर ये इररिवोकेबल हो जाती है, फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं। देन होता है आपका तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को पता होगा 2018 में, ठीक है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट, इस जजमेंट में तलाकुल बिद्दत, जिसको ट्रिपल तलाक के नाम से बोला जाता था, यहाँ पर हस्बैंड बोलता था तलाक तलाक तलाक, मतलब 3 टाइम प्रोनाउंसमेंट किया जाता था, और यहाँ पर कोई भी रिवोकेशन के चांस नहीं होते थे। इसीलिए ये इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर किया इस केस। ये मेंस का इसके रैशनल वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इस जजमेंट को आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। देन अगला है आपका खुला। खुला, खुला क्या है? खुला एंड मुबारक, ये आप लोग को पता होना चाहिए। खुला एंड मुबारक, खुला में क्या होता है? यहाँ पर वाइफ जो है, वाइफ प्रपोजल करती है हस्बैंड को, ठीक है। वाइफ सेपरेशन के लिए एक प्रपोजल करेगी हस्बैंड को, और यहाँ पर हस्बैंड कंसेंट दे सकता है, अग्री कर सकता है। जब वाइफ प्रपोजल देती है सेपरेशन का, तो उसको अपने डावर के क्लेम को गिव अप करना होता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना। खुला में वाइफ की तरफ से प्रपोजल जाता है सेपरेशन का, और उसको अपने डावर क्लेम को गिव अप करना होता है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है मुबारक, ठीक है। मुबारक क्या है? ये एक तरीके का म्यूचुअल है, जैसे आपका 13B है ना हिंदू मैरिज एक्ट में, म्यूचुअल कंसेंट, उसी तरीके से ये है आपका मुबारक। मुबारक में क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी तरफ से प्रपोजल आ सकता है, तो ये म्यूचुअल होता है, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, किसी भी तरीके से किसी भी तरफ से प्रपोजल आ सकता है, और यहाँ पर क्या होते हैं? म्यूचुअली दोनों अग्री कर जाते हैं कि यस हम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। सो ये मुबारक है, खुला एंड मुबारक, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट, ये पीछे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको बस कीवर्ड्स पता होना चाहिए ये होता क्या है। नेक्स्ट होता है आपका इला। इला, इला एंड जिहर, इला एंड जिहर। इला में क्या होता है? देखिए, इला में हस्बैंड एक ओथ लेता है कि वो 4 मंथ तक, जिस दिन ये बोलता है उसके 4 मंथ तक वो हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरीके का कंजुगल रिलेशनशिप नहीं रहेगा। The husband will not make any sexual intercourse with his own wife. और अगर ये 4 महीने तक जो उसने ओथ लिया है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका डाइवोर्स होता है, इला। और यहाँ पर वाइफ इस ग्राउंड पर आपका एक एक्ट है 1939 का, मुस्लिम, अगर आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट वगैरह देखते हो, तो आपको मुस्लिम लॉ का जो बियर एक्ट पतला सा आता है, उसमें एक 1939 का एक्ट मिलेगा। इस एक्ट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इस एक्ट का सेक्शन 2 है, और सेक्शन 2 का मतलब 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है। ये एक्ट में सेक्शन एक 2 है, इस सेक्शन 2 में जितने भी क्लॉज हैं, आई थिंक 1 से लेकर 1 to ये 9 क्लॉजेस है। इन 9 क्लॉजेस में ग्राउंड्स दिए हैं जिन ग्राउंड पर कोई मुस्लिम वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। उसमें एक लास्ट जो क्लॉज है 9, वो आपका रेजिडुअरी क्लॉज है, और ये रेजिडुअरी क्लॉज ये लियन ही है, सॉरी इला ही है, इला। ये इला क्या है कि अगर वाइफ हस्बैंड ने ऐसा बोला, और अगर 4 महीने पूरे हो जाते हैं, तो वाइफ के पास राइट है कि इस ग्राउंड पर वो डाइवोर्स ले सकती है। तो ये इला एक तरीका है। नेक्स्ट होता है जेहर। जेहर में, अच्छा, इला और जेहर में एक चीज बहुत जरूरी है कि इसमें हस्बैंड जो है वो साउंड माइंड होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके का एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उठ ले रहे हैं। साउंड माइंड हो हस्बैंड, मेजर हो, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। जेहर, जेहर में क्या होता है? जेहर में ये बहुत अलग टाइप का है। यहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ का कंपैरिजन अपनी फैमिली के किसी ऐसे वुमेन के साथ में करता है जिनके साथ में एज अ वाइफ रिलेशन रखना एक सिन हो, एक अपराध हो। लाइक वो कहता है कि फ्रॉम टुडे, है ना, फ्रॉम टुडे मेरी जो पत्नी है वो मेरी माँ के समान है, या यू आर लाइक माई मदर, यू आर लाइक माई सिस्टर, यू आर माई सिस्टर। तो ये मदर एंड सिस्टर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आ जाएंगे, और मदर और सिस्टर के साथ आप वाइफ का रिलेशन नहीं रख सकते। तो अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को माँ या बहन मान ले, ऐसा डिक्लेयर कर दे, तो उसी दिन से उनका क्या होगा कि डाइवोर्स हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में दी वाइफ कैन रिफ्यूज द कोहैबिटेशन, तो वाइफ यहाँ पर रिफ्यूज कर सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स। और यहाँ पर जैसे ही 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब जेहर जैसे ही इन्होंने कंपैरिजन कर दिया, तो जैसे ही कंपैरिजन कर देते हैं, वाइफ को राइट मिल जाएगा कि वाइफ यहाँ पर रिफ्यूज कर देती हैं, और ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट आपका आता है तलाक तफविज। तलाक तफविज, तलाक तफविज, ये क्या होता है? तलाक तफविज एक तरीके की डेलीगेटेड, एक तरीके का डेलीगेटेड डाइवोर्स होता है। ये है क्या? देखिए, एक्चुअली मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो तलाक के मैक्सिमम राइट्स अवेलेबल हैं वो मुस्लिम्स को
और इससे पहले जो ट्रिपल तलाक वाला कॉन्सेप्ट था वो तो मतलब बहुत ही आर्बिट्ररी था। सो ये डेलीगेटेड तलाक, ये कहते हैं कि भाई हस्बैंड को तो पावर होती है तलाक देने की, तो हस्बैंड क्या है अपनी इस पावर को डेलीगेट कर सकता है, ये डेलीगेट कर सकता है। सो अगर इसने अपनी पावर को डेलीगेट किया है वाइफ को, कि कोई ऐसी कंडीशन मान लो लगा दी कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया, ये एक तरीके का डिटरेंस का काम भी करेगा कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया या वो कंडीशन ऐसी होती है, कुछ ऐसी घटना होती है, तो इस ग्राउंड पर तलाक हो सकता है। तो ये डेलीगेटेड होते हैं, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को अपने पावर को डेलीगेट करते हैं कि इस ग्राउंड पर वाइफ डाइवोर्स दे सकती है, तो ये होता है तलाक। नेक्स्ट होता है लियन। ये जो लियन का राइट है ये केवल और केवल वाइफ को अवेलेबल है, हस्बैंड को नहीं है। तलाक के हसन और अहसन केवल हस्बैंड को अवेलेबल है, तो लियन केवल वाइफ को अवेलेबल है। ये क्या कहता है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर कोई फॉल्स एडल्ट्रस चार्जेस लगा दिए, वाइफ के करेक्टर को लेकर फॉल्स चार्ज लगाए, वो कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं, ओके। और ये आपने जो चार्ज लगाए हैं इसके आगे फॉल्स लिखा है, इसका मतलब हस्बैंड जो चार्ज लगा रहा है वो झूठे होने चाहिए। तो अगर वाइफ के ऊपर जो चार्ज लगाया उसके करेक्टर को लेकर चार्ज लगाया, मतलब आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया, बच्चे की पैटर्निटी को लेकर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, और अगर ये साबित हो गए ये चार्जेस झूठे थे, तो वाइफ को राइट मिल जाता है कि वाइफ इस ग्राउंड पर 1939 के एक्ट में जाकर डिवोर्स ले सकती है। तो इसको कहते हैं लियन, ये केवल वाइफ को अवेलेबल है। नेक्स्ट होता है आपका फास्ट, FAST। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट ये एक जुडिशियल डिवोर्स है, ये कोर्ट के थ्रू मिलता है। आपके पास 1939 का एक्ट होना चाहिए, और इस एक्ट का सेक्शन 2 है, इसमें वेरियस ग्राउंड्स बताए हैं जिन ग्राउंड्स पर एक मुस्लिम महिला डिवोर्स ले सकती है। ये क्या कहते हैं कि भाई अगर हस्बैंड का, आप लोग के पास 1949 का एक्ट अगर है, एक सेकेंड आप लोग जरा देख लीजिएगा साथ में, 1939 का एक्ट, इसके देखिए कुछ क्लॉजेज हैं, आप लोग बैराक लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सेकेंड, इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लाइक हस्बैंड का पता नहीं है, ठीक है, उसका कन्विक्शन हो गया है, ठीक है, वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके ग्राउंड पर एक मुस्लिम महिला को डाइवोर्स लेने का राइट है। खैर कोई बात नहीं, मेरा ब्यारक तो इसमें भी नहीं मिल रहा है, बट मैं आपको ऐसे बताती हूँ, आप लोग ब्यारक जरूर रखिए अपने पास, ठीक है, आप लोग अपने पास ब्यारक जरूर रखिए, ओके। मैं इसको ऐसे ही बताती हूँ आप लोग को। देखिए 1939 के एक्ट में है, मतलब अगर हस्बैंड का पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, कि हस्बैंड कहाँ है, वेयर एंड अबाउट कुछ पता ही नहीं है हस्बैंड का, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड का अगर कुछ अता पता नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी जो वाइफ है वो डिवोर्स क्लेम कर सकती है। क्या कर सकती है? वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में। यहाँ पर पहले क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वाइफ कह देगी, द बर्डन ऑफ प्रूफ विल डेफिनेटली लाइज अपॉन द वाइफ, वाइफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि हस्बैंड का 4 साल से कुछ अता पता ठिकाना ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या किया जाएगा, द कोर्ट विल इशू और सर्व अ नोटिस टू दी LR, और जो भी मतलब फैमिली मेंबर है, नॉर्मली जिनको पता होता है ऐसे व्यक्ति के बारे में, उनके फैमिली मेंबर को एक नोटिस सर्व किया जाएगा, और अगर उन लोग को भी नहीं पता है देन डेफिनेटली कोर्ट मान लेगी कि हाँ इनका 4 साल से कोई अता पता नहीं है, और फिर कोर्ट उनको डाइवोर्स दे सकती है। दूसरा ग्राउंड है, एक तो यह है कि 4 ईयर से उनका कुछ वेयर एंड अबाउट ना हो, उनका अता पता ना हो। सेकेंड क्लॉज है जब एक मुस्लिम वाइफ डिवोर्स ले सकती है कि 2 साल से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर 2 ईयर से जो हस्बैंड है वो नेग्लेक्ट कर रहा है वाइफ को, मेंटेन नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज है, स्टिल इज नॉट मेंटेनिंग दी वाइफ, जो उनके बेसिक खर्चे हैं उनको नहीं उठा रहा है, जानबूझकर इंटेंशनली नेग्लेक्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में भी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस वो सॉरी डिवोर्स क्लेम कर सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 सालों से जो हस्बैंड है, लगातार 3 सालों से हस्बैंड है अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेग्लेक्शन एंड मैरिटल ऑब्लिगेशन का रिफ्यूजल। नेग्लेक्ट करना, मेंटेन ना करना मतलब मॉनेटरी टर्म में,
और जब हम बहुत बात करेंगे कि मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा, तो मैरिटल ऑब्लिगेशन में बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं। सोसाइटल प्रेशर होता है, अपनी मैरिज को बचा कर रखना होता है, कॉन्जुगल राइट्स को परफॉर्म करना होता है। सो 3 ईयर से लगातार अगर वो अपने मैरिटल कॉन्जुगल रिलेशंस को नहीं कर रहा है, मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस ग्राउंड पर भी वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है। अगर हस्बैंड को 7 सालों की सजा हो गई है, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, देन डेफिनेटली यहाँ पर और दैट कन्विक्शन 7 सालों का हो गया है, तो भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने आपको 7 ईयर का कन्विक्शन किया और आप तुरंत पहुंच गए डिवोर्स लेने। कोर्ट विल नॉट ग्रांट। क्यों? क्योंकि ये फाइनल होना चाहिए। अगर आप नीचे देखोगे एक्सप्लेनेशन में तो आपको दिखेगा दैट इम्प्रिजनमेंट मस्ट बी फाइनल। और ये फाइनल कन्विक्शन कब होता है? जब ऊपर ये अपील में चले जाएंगे और अपीलेट कोर्ट ने भी अगर इसको कह दिया या अपील का टाइम निकल गया, तब ये फाइनल होता है। तो ये 7 ईयर का अगर फाइनल कन्विक्शन है तो। दूसरा और नेक्स्ट क्लॉज है, अगर हस्बैंड है शादी के समय भी इम्पोर्टेंट था और वो लगातार इम्पोर्टेंट बना रहता है, उस ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि दैट माय हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट सिंस द मैरिज। और यहाँ पर वाइफ के प्रूव करने के बाद ये बर्डन ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट अपॉन द हस्बैंड। हस्बैंड के ऊपर शिफ्ट होगा। नाउ द हस्बैंड कैन रिवर्ट द प्रूफ्स, है ना। वो हस्बैंड रिवर्ट कर सकता है बाय प्रूविंग सर्टेन मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकेशन कि भाई पहले ये प्रॉब्लम था बट नाउ अभी नहीं है। तो ये वाला ग्राउंड पर भी डिवोर्स हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट कौन सा ग्राउंड है? नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर जो हस्बैंड है वो लास्ट 2 ईयर से क्या है, इंसेन है, इस ग्राउंड पर हो सकता है। क्रुएलिटी के ग्राउंड पर हो सकता है। तो क्रुएलिटी में आपको पता है, क्रुएलिटी अगर आप लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ा होगा, डिवोर्स पढ़ा होगा सेक्शन 13, तो वहां पर क्रुएलिटी है। तो वैसे ही कुछ क्रुएलिटी यहाँ पर भी है। क्रुएलिटी में मतलब फिजिकल मेंटल दोनों तरीके की क्रुएलिटी आएगी। और आपको क्रुएलिटी पे आई थिंक केस पता होगा, दास्ताने वर्सेस दास्ताने एंड मनीषा त्यागी लीडिंग केस है। ये केसेस आपको वैसे ही पता होना चाहिए। मनीषा त्यागी, दास्ताने वर्सेस दास्ताने, ये 2 केसेस क्रुएलिटी पर हैं। तो क्रुएलिटी का मतलब सिंपल तो देख के लगता है मारपीट करना। तो मारपीट करना फिजिकल क्रुएलिटी के साथ साथ मेंटल क्रुएलिटी, किसी से ब्लो स्टैंडर्ड कंडक्ट भी क्रुएलिटी है। यू अ हस्बैंड कैन ट्रीट अ वाइफ इन आइसोलेशन, है ना, इन आइसोलेटेड प्लेस in some different manner and at public place in some different manner. So अगर husband public place पर कुछ below standard conduct करता है, that conduct may be completely proper at any isolated place but it may not be allowed to any public place. So अगर husband कुछ ऐसा behavior करता है public place पे, then definitely ये भी below standard conduct भी cruelty में आता है। मारना पीटना है, abusive language का इस्तेमाल करना और below standard conduct, ये सब cruelty में आता है और इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। ओके, उसके बाद अगर वाइफ जो हस्बैंड जो है वो कुछ ऐसी महिलाओं के संगत में रहता है, गलत सोसाइटी में उठता बैठता है, कॉन्क्यूबाइन रखता है, ऐसे सिचुएशन में भी एक मुस्लिम महिला को डिवोर्स लेने का राइट है। नेक्स्ट इसके बाद आप बैराक्ट में ही देखोगे, नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलेगा, एक्चुअली मेरे बैराक्ट अभी नहीं मेरे पास, थोड़ा क्लॉज में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आई होप कि नहीं हो। इसके नेक्स्ट नीचे के क्लॉज में आपको दिखेगा कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रेशराइज करता है गलत महिलाओं की संगति में रहने के लिए, ऐसे सिचुएशन में भी जो वाइफ है वो यहाँ पर डिवोर्स ले सकती है। और उसके बाद आप आओगे, एक आपको रेजिडुअरी क्लॉज मिलेगा। रेजिडुअरी क्लॉज क्या होता है? रेजिडुअरी क्लॉज कहता है कि अब मेंशन मतलब क्लॉज ए से लेकर क्लॉज 8 तक, 1 से लेकर 8 तक जो भी कुछ ऊपर मेंशन है, हो सकता है कोई सिचुएशन इसमें फॉल ना कर रही हो, कोई नई सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में भी मुस्लिम वाइफ डिवोर्स ले सकती है प्रोवाइडेड दैट की कोर्ट उनकी बात से सहमत हो। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है। पेटर्निटी कल हम लोगों ने देखा था, एक मैंने नई एक सेपरेट वीडियो ही बनाई है पेटर्निटी को लेकर, तो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने उसी टाइम बोला था कि हम एडॉप्शन को लेकर भी बताएंगे। तो एडॉप्शन को लेकर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको देखना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एडॉप्शन अलाउड ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एडॉप्शन, इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। हालांकि कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस में आपको मिलेगा, कस्टमरी प्रैक्टिसेस में आपको मिलेगा कि मुस्लिम्स अडॉप्ट करते होंगे, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ एडॉप्शन को अलाउ नहीं करता है, पहली चीज। ठीक, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एक शरीयत एक्ट होता है, शरीयत एक्ट 1937 का। इस शरीयत एक्ट के सेक्शन 2 को देखिएगा आप लोग और सेक्शन 3 को देखिएगा। सेक्शन 2 में आपको ना कुछ क्लॉजेस मिलेंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स मिलेंगे सेक्शन 2 में शरीयत एक्ट के,
और जो जो पॉइंट है लाइक इनहेरिटेंस है, लाइक मैरिज है, लाइक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, लाइक गार्जियनशिप है, तो देयर आर वर्क वगैरह हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा. सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स which are mentioned under section subsection under section 2. तो आप सेक्शन 2 में जो पॉइंट्स है उनको देखिए. जो पॉइंट सेक्शन 2 में है उन पर शरीयत एक्ट में जो पॉइंट है उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है. ओके. और सेक्शन 3 कहता है कि अगर एक किसी भी व्यक्ति ने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि वो शरीयत एक्ट से बाउंड है तो फिर वो उससे इतर नहीं जा सकता, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता. ठीक. लेकिन प्रॉब्लम क्या कह लो या अच्छा ही कह लो, जो भी कह लो, सेक्शन 2 में आप पूरी लिस्ट पढ़ोगे तो आपको अडॉप्शन और विल ये दो टर्म नहीं मिलेंगे लिखे हुए. इसका मतलब अडॉप्शन और विल लिखा हुआ नहीं है सेक्शन 2 में. इसका मतलब क्या कि इस पर शरीयत एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये लिखा ही हुआ नहीं है. ठीक है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही फेमस एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने. इश्यूज ये थे कि क्या कोई मुस्लिम, क्योंकि कुरान इसकी सहमति नहीं देता है, इसको अप्रूव नहीं करता है, तो क्या कोई व्यक्ति मुस्लिम पर्सन अडॉप्शन कर सकता है? क्या अडॉप्शन करना आर्टिकल 21 में आएगा? क्या ये उसका फंडामेंटल राइट है या नहीं? और क्या कोई व्यक्ति इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है? ये सारे इश्यूज, सॉरी, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आए और ये बहुत अच्छा जजमेंट है. ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई जी ने इसमें जजमेंट डिलीवर किया. और यहाँ पर इश्यूज क्या थे मैंने आपको बताया. इश्यूज ये थे कि क्या कोई मुस्लिम अडॉप्शन कर सकता है, क्या ये फंडामेंटल राइट है. तो भाई अभी तक तो आर्टिकल 21 में देखो, आर्टिकल 21 आज जो है, आज से 4 साल बाद वो नहीं होगा, जो 4 साल बाद होगा वो 10 साल बाद नहीं होगा, आज से 20 साल बाद नहीं होगा. आर्टिकल 21 जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ही डायनेमिक है. ओके. सोसाइटी 1951 में जब पूरा संविधान लागू हुआ तब सोसाइटी का सेटअप कुछ और था, आज सेटअप कुछ और है, 10 साल बाद सेटअप कुछ और होगा, 20 साल बाद कुछ और होगा. और जब सोसाइटी में वैल्यूज में परिवर्तन आता है, जब वैल्यूज बदलती हैं, लोगों के एथिकल वैल्यूज बदलते हैं, मोरालिटी बदलती है, लॉज बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल बदलता है ना. 1951 में लाइफ स्टाइल कुछ और होगा, 1978 में कुछ और होगा, जब भी हमारी सुप्रीम कोर्ट एकदम पीक पर, डिसीजंस बहुत अच्छे थे 1978 73 ऑनवर्ड्स, है ना. तो उस समय कुछ और होगा, आज की सिचुएशन में कुछ और है. आज के समय में आर्टिकल 21 में नेट मतलब इंटरनेट के बिना आर्टिकल 21 बेकार है. आप आर्टिकल मतलब इंटरनेट की फ्रीडम को आप रोक नहीं सकते. ठीक है. मतलब ये सीधे से 19 आ जाएगा इसके बीच में. और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वो भी डिग्निफाइड लाइफ हो. और यहाँ पर एक टर्म आता है आपका चॉइस के साथ में. तो ये चॉइस बदलती है समय के साथ, आपका चॉइस बदलेगी. ठीक है. सो लाइफ का मायने बदलेगा टाइम के साथ साथ, पर्सनल लिबर्टी का मायने बदलेगा समय के साथ. ठीक है. लोगों का ड्रेस स्टाइल, लोगों के सोचने की तरीका, लोगों का पढ़ने लिखने का तरीका, लोगों का खाना खाने का तरीका, लोगों का जॉब का तरीका, तो ये इस पैटर्न में टाइम के साथ बदलाव आता रहेगा. सो आर्टिकल 21 बहुत डायनेमिक है. इसी आर्टिकल 21 के बारे में कहा गया 2014 में कि इस आर्टिकल 21 में अडॉप्शन भी आता है क्या. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अभी तक तो नहीं आता है. 2014 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडॉप्शन एक फंडामेंटल राइट नहीं. दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या कोई मुस्लिम अडॉप्ट कर सकता है. इन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कहाँ कर सकता है. इन्होंने एक एक्ट का नाम लिया जेजे एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड और जो रिलेंटेंट चाइल्ड होते हैं, रिलेंटेंट जुवेनाइल, ठीक है, डेलिंक्वेंट जुवेनाइल, वो और या तो जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड हैं, इनका अडॉप्शन कर सकते हैं और इनका अडॉप्शन कोई भी कर सकता है. इन्होंने कहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो अप्लाई होता है इक्वली, सभी पर लागू होगा ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं.
वो तो एक सेक्युलर प्रोविजन है ना, जिसे आर्टिकल 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, शाह बानो के जजमेंट में क्या बोला कि भाई 125 इज अ सेक्युलर प्रोविजन और वो हिंदू महिला और मुस्लिम महिला पर इक्वली अप्लाई होता है। बिल्कुल उन्होंने बोला कि जेजे एक्ट इक्वली अप्लाई होता है। सो जेजे एक्ट के अंदर एक मुस्लिम अडॉप्ट कर सकता है। तो अगर आपसे पीटी में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता है, बट एक मुस्लिम क्या अडॉप्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली जेजे एक्ट में कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। आर्टिकल 44 है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ड्यू टू पॉलिटिकल, हाँ कुछ हमारे पास है, उतना पॉलिटिकल विल नहीं है, ठीक है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। अब इस रिसोर्सेज में पॉलिटिकल विल, लोगों के अंदर एक फर्टर्निटी, एक ब्रदरहुड की फीलिंग अभी उतना नहीं है, लोगों के अंदर उतना टॉलरेंस नहीं है कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेजे एक्ट इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप है, और इन्होंने कहा एटलीस्ट एडॉप्शन के मैटर में तो, एटलीस्ट एडॉप्शन के मैटर में तो वी हैव वन यूनिफॉर्म कोड। क्या है वो? जेजे एक्ट। यहां पर कोई भी व्यक्ति एडॉप्शन कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अब कोई भी हो। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, तो आप इसको बात को ध्यान रखिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट पता चल जाएगा। डिफरेंस क्या होता है एक्नॉलेजमेंट और एडॉप्शन में? देखो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट जैसे मैंने बोला कि शी इज माई डॉटर, सो शी इज माई डॉटर फ्रॉम द बर्थ ना, तो मैंने आज केवल डिक्लेयर किया, इसके पास वो राइट्स पहले से थे, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया शी इज माई डॉटर। तो ऐसा नहीं है कि वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाएगी, जबकि अडॉप्शन में क्या होता है, एक बच्चा अपने बायोलॉजिकल फैमिली से हटकर अडॉप्टिव फैमिली में जाता है। बायोलॉजिकल फैमिली जैसे कि एक एफ और डब्ल्यू का बच्चा है एफ एस, ठीक है, इसको F1 ने अडॉप्ट कर लिया, तो इनके एफ की फैमिली से सारे रिलेशन खत्म, अब अडॉप्टिव फैमिली में सारे रिलेशंस आ जाएंगे। ओके, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अडॉप्शन में बच्चा एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाता है, बायोलॉजिकल फैमिली जिसमें वो पैदा हुआ उस परिवार से उसके सारे संबंध खत्म, एक्सेप्ट दी ब्लड रिलेशन, मतलब इस फैमिली से ये बड़े होके कल को शादी नहीं कर सकता, क्योंकि बायोलॉजिकली ब्लड रिलेशन में तो वो उसकी सिस्टर ही हो जाएगी ना, तो केवल एक बचता है, बाकी सारे इनके रिलेशन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो, वो हमारा है हक शुफा। हक शुफा, हक शुफा काफी इंपॉर्टेंट है ये। हक शुफा इसको आप लोग जानते होंगे प्रियम्पशन के नाम से, और ये हिंदू में भी आपने पढ़ा होगा। प्रियम्पशन क्या होता है? देखिए प्रियम्पशन बेसिकली होता है एक नेबरहुड का राइट है। ओके, प्रियम्पशन नेबरहुड का, लेकिन इसको केवल नेबरहुड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाऊराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ही आई थिंक, है ना, भाऊराम का जजमेंट है। और प्रियम्पशन जो है वो केवल नेबरहुड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। प्रियम्पशन होता क्या है? देखिए प्रियम्पशन एक प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या होता है? प्रियम्पशन एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, और इस प्रियम्पशन के राइट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे बताती हूँ, ये मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा है, ओके, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, ये जो लैंड है ये बी की है और ये ए की है, ओके, ये ए की। यहां पर बी है, ये अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है टू कोई मिस्टर सी जो थर्ड पर्सन। ये जो मिस्टर ए है, हु इज द ओनर ऑफ सच एडजेसेंट लैंड, ये ओनर है इस जुड़ी हुई संपत्ति का, मतलब आपके बगल वाला प्लॉट बेचता है कोई, तो आप क्योंकि इस संपत्ति के ओनर हैं इस वाली के, तो आपको ये प्रेफरेंशियल राइट है। प्रियम्पशन इज द प्रेफरेंशियल राइट हु गिव विच गिव प्रेफरेंस ओवर थर्ड पर्सन, तो ये प्रेफरेंस देगा सी के ऊपर, ठीक है। तो जितनी वैल्यू पर सी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, ए कह सकता है भाई मैं आपको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, मैं आपको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टी पर खरीदने का मेरा प्रेफरेंशियल राइट है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी मेरी एडजेसेंट है। तो प्रियम्पशन क्या होता है? प्रियम्पशन एक प्रेफरेंशियल राइट होता है। अब मुस्लिम लॉ में क्या होता है? मुस्लिम लॉ में प्रेफरेंशियल राइट के लिए ये जो दो लोग हैं, एक जो जो प्रियम्प्टर, जो प्रियम्पशन क्लेम करता है, और ये जो प्रियम्पशन क्लेम करता है, और ये व्यक्ति
जिसको बोलेंगे वेंडर, जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है, ये दोनों ही मुस्लिम होने चाहिए, ये दोनों मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों लोग मुस्लिम होने चाहिए। ये किसी भी रिलीजन का हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रिलीजन इमेटीरियल है, ये इमेटीरियल है, ये होना चाहिए। तो हक शुफा और प्रियम्पशन में इसको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा कि अगर ये सी ने प्रॉपर्टी खरीद भी लिया है, फिर भी ये इसको ऑफर करेगा कि भाई जितने में तुमने खरीदी है मैं तुम्हें इतना अमाउंट देता हूँ। ये क्यों है? जस्ट टू इंश्योर द पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ ए, ताकि ए जो है अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली तरीके से एंजॉय कर पाए। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 300 ए है अभी भी। इससे पहले आपका आर्टिकल 19(1)(f था, जो कि एक फंडामेंटल राइट देता था कि ओनर हैज द एब्सोल्यूट राइट, वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, बट स्टिल वी हैव आर्टिकल 300 ए और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रहे हो ओनर को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जिसको चाहे बेचे, और दूसरी तरफ ये आके प्रेफरेंस मांगेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं मिलेगा। तो आपसे अगर पीटी में पूछा जाए कि हक शुफा और प्रियम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ विसनेज, तो आप बोलोगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप बोलोगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये विसनेज क्या होता है? विसनेज होता है नेबरहुड, नेबरहुड, केवल पड़ोसी होने के नाते आप अगर प्रेफरेंशियल राइट मांगोगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस केस में कहा है? भाऊराम वर्सेस बैजनाथ, भाऊराम वर्सेस बैजनाथ 1962 सुप्रीम कोर्ट। इसको ध्यान रखिएगा। आई थिंक मुझे अभी बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, 2016 या 2018 के यूपी जुडिशरी के मेंस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रियम्पशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ विसनेज, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताइए। तो उस समय ये पूछा गया था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रियम्पशन, तो प्रियम्पशन कर सकते हो क्लेम, लेकिन कब करोगे? जैसे अब मैंने बताया ना, ये ए है और बी है, एक मिनट, ये ए और बी है। ठीक है, तो ये अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है और ये वाला अगर प्रियम्पशन का राइट क्लेम कर रहा है, तो पहली चीज है इन दोनों को मुस्लिम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, आप प्रेफरेंशियल राइट कैसे क्लेम कर सकते हो? ऐसा हो सकता है कि ये उनके फादर रहे हों और ये फादर से इन दोनों ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की हो, या कल को ये इनके कॉमन असेंडेंट होंगे और ये जब इनहेरिटेंस होगा तो आधा हिस्सा ये पाएंगे, ये पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये व्यक्ति प्रेफरेंशियल राइट क्लेम कर सकता है, प्रियम्पशन का क्लेम कर सकता है। पहली चीज, दोनों मुस्लिम हो। तीसरा, कॉमन डिसेंडेंट हो। और थर्ड चीज, ऐसा हो सकता है अगर ये कॉमन डिसेंडेंट नहीं है तो कई बार क्या हो सकता है कि कुछ कॉमन इम्यूनिटीज को ये लोग देखते हो। हाँ, लाइक ये हो सकता है कि इनका कॉमन गेट हो, कॉमन एंट्रेंस हो। तो अगर आप एक कॉमन एंट्रेंस है और आपने ये वाला घर किसी और को बेच दिया, तो हो सकता है वो व्यक्ति इसके आने जाने में प्रॉब्लम करे। ठीक है, हो सकता है कॉमन स्टेयर्स हो, कॉमन रूफ हो। तो ये अगर ये कॉमन चीजें हैं तो भी यहाँ पर प्रियम्पशन क्लेम कर सकता है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। सो अगर आपसे पूछा जाए प्रियम्पशन का राइट, तो यस जनरली। अगर विसनेज के ग्राउंड पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट करिएगा। क्यों? क्योंकि 300 ए के डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन में अब आता है, और पहले 1962 में जब था तो ये 19(1)(f) के कॉन्ट्रावेंशन में था। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिफ्ट और वक्फ, गिफ्ट वक्फ और वसीयत, इसको मैं नेक्स्ट कल एक लेक्चर के थ्रू आप लोग को इसको कंप्लीट करवा दूँ। थैंक यू सो मच।